is our host, Shri Mahavir Pratap Sharma, convener, 10th Thai Global Summit. Everybody loud cheer for our speaker. I'm sure we have been really looking forward to this particular session on No Fear, No Limits, lessons from the world's most explosive opener, the most aggressive opener. And we request Mr. Mahavir sir to kindly present a memento of the Rajasthan Digi Fest and the 10th Thai Global Summit to our speaker, Mr. Virendra Sehwag. Jaipur, can I hear a louder welcome? He's used to the stadium sounds, right? So today, this summit will also hear from him, his stories and his life lessons. Over to you, sir. Thank you, Swati. Good afternoon, everyone. मुझे लगता है सब लोगों ने अच्छा खाना वाना खा लिया होगा, तो मैं चौके छक्कों के साथ आपकी सबकी नींद उड़ाने के लिए वीरेंद्र सहवाग को अपने साथ लाया हूँ. थोड़ी चटपटी बातें करेंगे, थोड़े सिंगल्स लेंगे, थोड़े चौके छक्के लगाएंगे. तो वेलकम वीरू एंड थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू महावर जी. वैसे मैं बताऊं, मुझे ओपनिंग करते हुए किसी ने पूछा नहीं कि आप कहाँ स्ट्राइक लोगे, नॉन स्ट्राइक पे लोगे. थैंक यू फॉर आस्किंग मी कि वेयर यू वांट टू सेट. वरना सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने कभी नहीं पूछा कि तू उधर जा स्ट्राइक ले. नहीं, इसी से शुरू करते हैं. आप उनके जूनियर होने के नाते आपके पास ऑप्शन नहीं रहती थी, मतलब वो आपको डोमिनेट करते थे क्या? वो आप इमेजिन करो, आप अपने जूनियर को ऑप्शन दोगे कि तुम्हें कहाँ जाना या आप डिसाइड करोगे कि मैं यहाँ बैठूंगा, तू वहाँ बैठ. आई थिंक तो क्योंकि मैं जब आया टीम में तो वो 10-10 15-15 साल से खेल रहे थे, तो देयर वाज नो आस्किंग कि भाई मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा. बट समटाइम्स यस, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली गेव मी द ऑप्शन, स्पेशली कैप्टन सौरव गांगुली ने. क्योंकि एक ट्रू लीडर क्या होता है? ट्रू लीडर ये होता है कि जो अपने टीममेट्स को समझे, उनकी प्रॉब्लम को समझे. तो सौरव गांगुली जब होते थे तो उन्होंने बहुत बारी स्ट्राइक ली, लेकिन जब तेंदुलकर होते थे तो उन्होंने स्ट्राइक 1 या 2 बार ही ली बस, जब मेरे रन नहीं बन रहे थे तभी. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ही स्ट्राइक ली है, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बन गई बाद में. दैट कमराडरी एब्सोल्युटली शोज कि टीम में जो आप लोगों के आपस में प्यार और ट्रस्ट था, उसी कारण से हम जीत पाए. बिल्कुल, सौरव गांगुली कैप्टन होने का ये फ़ायदा हुआ हमें एक्चुअली, क्योंकि उससे पहले कैप्टन होते थे ना, आप बहुत शाय होते थे कि कैप्टन के पास जाओगे, पूछोगे, पता नहीं कैप्टन गुस्सा ना हो जाए, टीम से ना निकाल दे. बट सौरव गांगुली के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने हमारी टीम में उस समय जो थे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सहवाग, द्राविड, लक्ष्मण, कुंबले, श्रीनाथ, नेहरा, जहीर खान, एक बंदा ऐसा नहीं देखा जिसने कप्तान को गाली ना दी उस टाइम में. वाओ. तो ही वॉज सो गुड विद द प्लेयर्स कि हम उनको कुछ भी बोल सकते थे, इवन ग्राउंड पे भी कि दादा ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा करेंगे, वो एग्री कर जाते थे. तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी थी सौरव गांगुली ने. और सौरव गांगुली पहले कप्तान थे 99 में, और 2000 में एक मैच फिक्सिंग स्कैंडल आया था जी. तो उसके बाद उन्होंने कैप्टनसी टेक ओवर की थी, और फिर उसके बाद उन्होंने नई टीम बनाई थी. और नई टीम बनाने के बाद उन्होंने वो पहली बार हम लोग ओवरसीज इंग्लैंड गए, वहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज ड्रॉ की. ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ टेस्ट सीरीज ड्रॉ की, वहाँ टेस्ट मैचेस जीते भी. साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज. तो पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियन टीम बाहर गई और हमने टेस्ट सीरीज को ड्रॉ किया और टेस्ट मैचेस जीतने शुरू करे और अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी शुरू की. नहीं, अब तो इससे मुझे ये समझ में आया कि अगर आप स्टार्टअप के फाउंडर या को फाउंडर या सीईओ हैं, अपनी टीम को उतना ऑप्शन देना, आई मीन मैं एक ही चीज़ कहता था कि वो मुझे कहते थे कि वीरू तू जैसे तूने खेलना वैसे खेल, जो तेरी बैटिंग स्टाइल है वैसे ही खेल. तो मैं रिस्क लेता था, क्योंकि अगर मैं 0 पे आउट हो गया तो मेरे पास सचिन तेंदुलकर हैं, द्राविड हैं, गांगुली हैं. सो वो मेरी कंपनी के सीईओ, सीएफओ या मैनेजिंग डायरेक्टर होते थे, तो दे कैन टेक केयर ऑफ माई कंपनी. अगर मैं एक रिस्क लेके आउट हो भी गया, तो वैसे ही अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसे हैं एम्प्लॉय जो रिस्क ले रहे हैं, जिनको आप हायर करते हो, तो उनका बैकअप करना आपका बहुत ज़रूरी है. वरना क्या होता है, फिर कंपनी ज़्यादा ऊपर जाती नहीं. तो सारी स्ट्रेटजी बनानी ज़रूरी है. बिल्कुल. और वो सब वो कंपनी चलानी हो, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो. देखिए, एक टीम भी तो कंपनी है. मतलब 11 बंदों की कंपनी है, उसमें 11 बंदों की इज्जत दाव पे लगी होती थी. अगर ख़राब खेलोगे तो लोग गालियाँ भी बड़ी देंगे, अच्छा खेलोगे तो तारीफ भी बहुत मिलेंगी. तो वैसी कंपनी है. यहाँ 11 नहीं, 1100, 11,000 या 11 लाख लोग होते हैं बस. नहीं, बिल्कुल सही बात है. एंड आई एम ग्लैड कि ऐसा है. अच्छा, इस टीम में और इसमें क्या कंपटीशन भी स्टार्टअप्स में बहुत होता है, और राइवलरी भी बहुत होती है, गुस्सा भी होता है. इंडिया पाकिस्तान का भी राइवलरी और
जग जाहिर है। तो उसके बारे में और आपके खास करके जो 300 रन जब आपने बनाए थे और वो जो स्लेजिंग हुई थी और जो भी, कैन यू वांट टू शेयर समथिंग हाउ बिल्कुल। यू डेल्ट विद इट? देखिए मेरा पहला मैच हुआ था, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था 1 अप्रैल 1999 को। मैंने 1 रन बनाया, 2 बॉल खेले, मैं आउट हो गया। मैं पाकिस्तान के साथ वो मैच था। तो जितनी गालियां मैंने क्रीज पर पहुंचने के लिए सुनी हैं, तो एक 19 साल के लड़के को ये मालूम नहीं होता था इतनी गालियां होती भी हैं। तो वो गालियां उन्होंने मुझे दी और मैं 1 रन पे आउट हो गया। मैं दुखी था कि यार अब इतनी गालियां मैंने खाई हैं तो इनको लौटाऊंगा कैसे। तो मन में ये था कि जब भी मुझे मौका मिला पाकिस्तान से दोबारा खेलने का तो सारी गालियां लौटाऊंगा। फाइनली मुझे 2004 में मिला जब मैंने 300 रन बनाए, 309 रन मुल्तान में। तो जितनी गालियां मुझे मिली थी वो सारी गालियां मैंने वापस लौटाई। शोएब अख्तर को, मोहम्मद शामी को, अब्दुल रज़ाक को, इंज़माम उलक को, जो वो जिन्होंने मुझे दी थी उस समय पे, शाहिद अफरीदी को, तो सारी लौटाई। और लौटाते लौटाते मारा भी बहुत। तो 309 रन बनाए। तो वो पाकिस्तान, मुझे याद है कि शोएब अख्तर, मैं 228 पे नॉट आउट था। तो राउंड द विकेट आके मुझे बाउंसर मार रहा था, तो मैं डक कर रहा था। तो हर बॉल पे आके हुक मार के दिखा, फिर बॉल बाउंसर मारे, फिर मैं छोड़ दूँ, बोला हुक मार के दिखा। तो 1 ओवर हो गया, 2 ओवर हो गए। तो फाइनली तीसरे ओवर में उनके मेरे को बैट पे बॉल लगी, 1 रन हुआ। तो मैं जाते जाते बोला, मैंने कहा तेरा बाप स्ट्राइक पे आया, अब तो बाउंसर मार। तो सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक पे आए, उन्होंने बाउंसर मारा और सचिन तेंदुलकर ने हुक किया, वो चौका छक्का हो गया। तो मैं शोएब अख्तर के पास गया, मैं कहा बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो तमीज से। तो उसके बाद वो बड़ी फेमस हो गई वो लाइन, बाप बाप होता है, बेटा बेटा। तो जब भी अब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो कोई ना कोई ये कहानी ज़रूर सुनाता है पाकिस्तानियों को कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। I mean, see, we always love you on the pitch. आप जिस तरह से बेबाक तरीके से खेलते हैं, कॉन्वर्सेशन भी आपकी एकदम दिल से बेबाक होती है, and that is बट कई चीज़ें होती हैं, आपको गाली देने की जरूरत नहीं होती, कुछ ऐसा बोल दो जिससे वो स्लेज के तौर पर ही काम करे। तो मैंने गालियाँ तो कम दी, लेकिन ये ऐसी स्लेजिंग कर दी ये सब बोल कर कि तब पाकिस्तानी बेचारे चुप हो गए। फिर उसके बाद से इंजमाम उल्क ने ये बोलना शुरू कर दिया कि यार सहवाग को तंग करो, क्योंकि अगर ये तंग हुआ तो हम तंग ज़्यादा होंगे। क्योंकि 309 मैंने उनके खिलाफ बनाया, 254 उनके खिलाफ बनाया, 201, 195, 169, बहुत बड़े बड़े स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ बनाए। अनबिलीवेबल। यू नो, इन सब स्लेजिंग में और गाली गलौच में एक अंपायर का रोल बड़ा अहम होता है। देखिए अंपायर हमारा बॉस होता है, हाँ जी। और आप भी कंपनी में, आपके बॉस अगर खुश है तो सब खुश है, अगर बॉस नाराज है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो एक अंपायर होते थे डेविड शेफर्ड, तो वो मोहाली आए थे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक मैच चल रहा था। तो उसमें मैं उनके साथ लेग अंपायर वो थे, तो मैं फील्डिंग कर रहा था। मैंने पूछा डेविड हाउ वाज योर लंच? बोला लंच वाज गुड बट आई डिडंट गेट द आइसक्रीम। आई सेड रियली, इन इंडिया यू डिडंट गेट आइसक्रीम? बोला या। आई सेड ओके। तो मैं टॉयलेट के बहाने बाहर गया, मैंने जो हमारा फूड वाला हेड था उसको बुलाया। तो मैंने उसको बोला कि अंपायर के रूम में ना आइसक्रीम नहीं है, तो मेक श्योर टीम में जब वो आए तो वेनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तीनों स्कूप वहाँ होने चाहिए, वरना मैं डालमिया जी को बोलूँगा प्रेसिडेंट को कि तेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तो टी हुई, टी में डेविड शेफर्ड अंदर गए, तो वापस बाहर आए। तो टी के बाद मैंने फिर पूछा हाउ वाज योर टी? ही सेड आई डिडंट हैव टी बट द आइसक्रीम वाज गुड। मैं कहा थैंक गॉड यू गॉट द आइसक्रीम। तो उसने बोला व्हाट आई कैन डू? आई सेड जस्ट सेव मी वंस। और 2002 में आपने देखा होगा नेटवेस्ट फाइनल में मैं एक बार एलबीडब्ल्यू आउट था और उन्होंने नॉट आउट दिया। तो उन्होंने तो कभी कभी आइसक्रीम भी काम कर जाती है। सो एक और अंपायर होते थे, उनका नाम था असद रौफ, ये पाकिस्तान से आते हैं। तो एक मैच में कानपुर में युवराज सिंह को प्लम एलबीडब्ल्यू आउट, हम सब लोग सोच रहे थे कि आउट है, उन्होंने नॉट आउट दिया। तो वो बाहर आए, तो मैंने पूछा असद भाई ये तो आउट था। बोला साडा मुंडा है यूवी कितना आउट दे दें? तो मैंने कहा मैं भी तो ताडा मुंडा हूँ। कह रहा हाँ तुसी मेरे मुंडे हो बट तुसू मैंने कुछ देंदे नहीं, मुझे कुछ देते नहीं हो। मैंने कहा क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं यार, एक जूता, एक टोपी, चश्मा, टी शर्ट। तो मैं उस समय एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर था, तो मैंने एक जूता, टी शर्ट, ओकली का भी ब्रांड एम्बेसडर था, ओकली ग्लासेस मंगाए और उनको दे दिए। सो नेक्स्ट मैच मोहाली में था, तो मैं 92 पे 93 पे बैटिंग कर रहा था। तो मैंने ज़ोर से कट मारा, टक की आवाज़ आई, ड्रेसिंग रूम तक गई, राहुल द्रविड़ खड़े हो गए अंदर आने के लिए और अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। रिकी पॉन्टिंग मेरे पास भाग के आए, डिड यू निक्टेड? मैंने कहा या। फिर वो असद रौफ के पास गए, वीरू इज सेइंग दैट ही निक्टेड। फिर वो दोनों मेरे पास आए, तो असद रौफ ने पूछा डिड यू निक्टेड? मैं कहा नो। सो बट पॉन्टिंग सही, मैं कहा इज लाइंग। तो असद रौफ चला गया, तो पॉन्टिंग मुझसे पूछा बट यू सेड यू निक्टेड? आई सेड या रिकी आई निक्टेड, बट हाउ मेनी टाइम्स डिड यू वॉक? ही सेड नेवर। आई सेड देन व्हाई आई शुड वॉक? It's umpire's job to give me out or not out. If he give me out, I'll go back home. So Asad Rauf saved me for once, and I scored my 100. So I scored 23 hundreds. I think out of 100 deserve that goes to Asad Rauf. So there was one more umpire. Wait. I'll come to next question.
Rudy Kirsten. So we were playing in Odisha. So Rudy Kirsten was watching me and he loved me. So I hit a one shot in the air and just ball didn't go to the fielder. He said, I want to watch you. So I said, okay. So I batted and got out in that game. And then he came to me after the game. So I need the Morant pad. So I was using Morant pad and it was, you get only in England. So he said, I want these pads for my son. I said, okay. मैंने पैड उतारे और उसको दे दिए. बोले, no, I can buy it. मैं कहा, no, this is a small gift from my side to your son and just wish him all the luck. तो उसने बोला, okay, what I can do? I just save me once. Next game, I was caught behind and he didn't give me out and I scored some 80 runs, not out, and won the game for India. Sometimes you can request, sometimes you can help your boss, so boss can take care of you. I mean, this is very, very candid and very interesting, and it's always lovely. I think किसी को ये जो कमरे में बातें होती हैं कई बार बहस होती है अच्छी बातें होती हैं. Do you want to share something that you've specifically with either Sachin or someone that you must have shared in the room and that not many people know of it? यार देखो ड्रेसिंग रूम की बातें तो मैं बाहर नहीं बता सकता वरना मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी उनके साथ. बट एक बार एक किस्सा हुआ, मैं बैटिंग करके आउट होके आया, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, सचिन तेंदुलकर नेक्स्ट जा रहे थे, वो मेरे बगल में बैठे हुए थे, राहुल द्रविड़ खेल रहे थे, हम सब बोर हो गए थे 1 घंटे से कि वो टुक टुक करे जा रहे थे. सो जब भी वो टुक करते थे मैं कह रही चौका था, फिर नेक्स्ट बार यार छक्का मिस कर दिया. तो सचिन तेंदुलकर मेरे पास देख के बड़ी देर देखते रहे, अंदर गए, एक केला लिया, मेरी तरफ ऐसा केला फेंका, मैंने कैच किया, पकड़ा, मैंने लंच खा लिया, बोला कोई नहीं केला खा ले, जब तक केला खाएगा चुप तो बैठा रहेगा. तो जब तक मैंने केला खाया मैं चुप रहा, उतनी देर में राहुल द्रविड़ आउट होकर तेंदुलकर अंदर बैटिंग करने चले गए. या सो आई मीन वाइल क्रिकेट तो है ही है और चलता रहेगा. मुझे जो रिकी पॉन्टिंग आपने बोला, यू नो ही मेनी पीपल इन इंडिया उसको भी पसंद नहीं करते हैं because he was very, very aggressive. Kabhi he never walked. Very arrogant. Very lots of attitude. Yeah. Most Australians मेरे ख्याल से होता है क्रिकेट में. वो सोचते हैं वो सुपीरियर है हमसे. Exactly. बट आईपीएल के बाद वो सारा सुपीरियरनेस चला गया उनका. हाँ, तो आईपीएल की बात करना चाह रहा था. यू नो अब जब आईपीएल होता है तो सब देश एक साथ होते हैं, अदर देन ऑफ कोर्स वन कंट्री. तो उस समय माहौल क्या वो पुराने किस्से दिल में रहते हैं कि वो भूल के बिकम अ टीम अगेन? नहीं बिल्कुल याद रहते. 2003-04 में जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं रिकी पॉन्टिंग, मेरा भी ना हेड गिरता था, तो मैं उससे जैसे ऐसे कन्वर्सेशन करने गया. ही सेड फक ऑफ, आई डोंट केयर हु यू आर, आई वांट टॉक टू यू. तो वो जब वो आईपीएल खेलना है तब मैंने उसे एक बात सुनाई उस बारे में. And I'll make sure, I told him that I'll make sure that your owner will cut your budget half because you didn't talk to me properly. तो वो बातें ज़रूर याद आती हैं. बट आईपीएल से पहले और आईपीएल के बाद क्या था, आईपीएल से पहले बहुत स्लेजिंग करते थे इंडियन टीम को, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, साउथ अफ्रीका में हो, न्यूजीलैंड में हो. लेकिन आईपीएल के बाद ये हो गया कि प्लेयर स्लेज करने से डरते हैं क्योंकि हम सब इंडियन कैप्टन्स हैं. सपोज कोई प्लेयर मुझे स्लेज करता है तो मैं अपने ओनर को बोलूँगा नहीं हम लोग इसको नहीं लेंगे. तो 7-8 टीमें उसको खरीदेंगी तो ऑक्शन में अनसोल्ड चला जाएगा. नाउ दे आर वेरी पोलाइट, वो हमसे दोस्ती रखते हैं, खाने पे लेके जाते हैं, खाने का बिल देते हैं. पहले उल्टा होता था, हम खाने पे ले जाते थे, हम बिल पे करते. तो अब वो चेंज हो गया. आईपीएल भारत का समय आ गया है, बिल्कुल अपना टाइम आ गया है. तो वो चेंज हो गया आईपीएल के आने से, क्योंकि आईपीएल में उनको मिलते $2 मिलियन, $1 मिलियन, वो 5 साल में कमाते उतना पैसा अपनी कंट्री में, और हम उनको 2 महीने के अंदर देते हैं. तो वो चेंज हो गया अब आईपीएल की वजह से, थैंक्स टू बीसीसीआई. नो आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन मेरा आईपीएल से एक संबंधित और आईपीएल, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, कुछ ना कुछ, हालांकि टेस्ट क्रिकेट भी आजकल 3 दिन में ही खत्म हो रहे हैं. तो क्या आप क्या समझते हैं फ्यूचर क्या हो? आईपीएल भी रहेगा, वनडे भी रहेगा, टेस्ट भी रहेगा, या कोई और फॉर्मेट भी आ सकता है? नहीं देखिए, टेस्ट और वनडे ज़रूर रहेंगे क्योंकि वो एक आईसीसी के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ से. अगर वनडे का वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो फिर वो राइट्स जो इतने महंगे बेचते हैं वो नहीं बिकेंगे. तो आई थिंक टेस्ट और वनडे क्रिकेट जरूर रहेगी. बट T20 आने वाले टाइम में क्या होगा, जैसे आप फुटबॉल देखते हो ना, कंट्री का वर्ल्ड कप होता है, तो ऐसे आई थिंक 50 ओवर में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ वर्ल्ड कप होगा. वनडे बायलैटरल शायद कम हो जाएंगे, लेकिन T20 बायलैटरल बहुत होंगे क्योंकि सब लोगों के पास उतना टाइम नहीं है अब 8 घंटे की क्रिकेट देखने का. सब चाहते 3 या 4 घंटे में हो. एंड यू नेवर नो, ओलंपिक्स आ रहा है तो शायद उसमें T10 भी हो कि 10 ओवर का मैच भी हो, जो कि हम सब बचपन में सबने खेला है 10 ओवर का मैच. तो शायद वो पॉसिबल ही है. बट टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट रहेंगे क्योंकि वो अल्टीमेट में, आज भी अगर आप किसी की परफॉर्मेंस देखते हो तो उसने टेस्ट मैच में कितने रन बनाए, कितने 100 बनाए, वनडे में कितने बनाए, कोई T20 की परफॉर्मेंस नहीं पूछता. तो वो शायद टेस्ट और वनडे क्रिकेट ज़रूर रहेंगे. नहीं बिल्कुल सही बात है. आई थिंक फॉर्मेट सभी अच्छे हैं, लोगों के पास पेशेंस और टाइम कम है, एंड विच इज़ गुड. और ये जो ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है, ब्रांडिंग,
पैसा, एडवर्टीजमेंट, और वो जब कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता और उसको जो आम जनता परेशान करती है या गाली देती है, या सोशल मीडिया भी आजकल बहुत हावी है, डू यू थिंक दैट मॉरली डिप्रेसेस, और आप उसको, या सब लोग उसको ब्लॉक करके रखते हैं, देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं? नहीं, देखिए अब आजकल आप रह नहीं सकते कि आपको सोशल मीडिया पे कौन गाली दे रहा है कौन नहीं, वो आपको पता चल ही जाता है। बट एंड ऑफ द डे क्या है कि यार आप मुझे बोल रहे हो, मेरी इनकम तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए है एक आईपीएल से, इंडियन टीम से खेल के मैं और 20 करोड़ 40 करोड़ में, आप लोग तो 140 240 340 पता नहीं कितने करोड़ कमाते हो जो भी स्टार्टअप चला रहे हैं। तो ये क्यों सोचा जा रहा है कि भाई क्रिकेटरों को पैसे नहीं करने? अच्छी बात है, स्पोर्ट्स में पैसा आना चाहिए। मैं कहता हूँ क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग, इनमें भी पैसा आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पैसा आता तो एक सिक्योरिटी आती है ना। अब मैं उस जमाने में खेला हूँ जहाँ पर 1 लाख रुपए एक मैच के मिलते थे, तो हम लोग जॉब ढूंढते थे कि यार पता नहीं इंडियन टीम में कब तक खेलेंगे, बैंक में, पुलिस में, या तो मैंने ओएनजीसी में नौकरी की 10 साल लगभग। तो वो एक सिक्योरिटी थी कि मेरी ओएनजीसी में नौकरी, मैं इंडियन टीम के लिए खेल रहा हूँ, बट मुझे मिलते 1 लाख रुपए थे। तो जब तक मैंने रिटायरमेंट ली तो मेरे 2 लाख रुपए हुए पर मैच। तो मैंने इंडियन टीम से इतना नहीं कमाया खेल के जितना मैंने ब्रांड एंडोर्समेंट्स या आईपीएल से कमाया। तो वो होना ज़रूरी है। ठीक है, वो आपकी परफॉर्मेंस जब खराब होगी क्रिटिसिज्म मिलेगा, बट दैट्स पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ लाइफ कि आपकी तारीफें होंगी तो आपकी बुराई भी होगी, कमर्शियल रेट कम हो जाएगा, जो भी है, यू हैव नहीं टू होता परफॉर्म है, नहीं होती है, क्योंकि आप न्यूज़ में तो रहते ही हो ना, न्यूज़ में रहते ही हो। तो उनको चाहिए वो लड़का जो न्यूज़ में रहे। बदनाम है तो नाम तो है। हाँ बिल्कुल, बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होगा, तो वो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर स्पोर्ट्स में पैसा होना चाहिए, क्योंकि अब सोचिए जो हॉकी खेलते हैं, वो जितने भी मैं हॉकी प्लेयर से मिला हूँ, उनको एक $100 मिलता है पूरे दिन का, डीए भी लगा लो, मैच फीस भी लगा लो। तो बेचारों को क्या है, जब वो वर्ल्ड कप जीत के आते हैं तो उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो पैसा सारा अथॉरिटीज़ को जाता है, उनके पास तो आता भी नहीं है। तो इसलिए उनके स्पोर्ट में भी पैसा आना ज़रूरी है। स्पोर्ट्स में पैसा आएगा तो सिक्योरिटी आएगी। आज हर बच्चा स्पोर्ट्स में अपना कैरियर इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि उसको सिक्योरिटी नहीं है कि मैं अगर ये इंडिया के लिए खेलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। बट लेकिन क्रिकेट में सब लोग चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट में पता है कि आईपीएल में गए तो पहली बार जब डंडा उठेगा तो 35 लाख रुपए में उठेगा, एंड 35 लाख इज़ वेरी गुड अमाउंट फॉर एनी किड्स। क्योंकि अगर आज आप नौकरी लेने जाते हो तो अगर 2 लाख रुपए महीना भी नौकरी तो 24 लाख रुपए हो, तब भी वो 35 लाख उससे ज़्यादा है। और 2 लाख रुपए नौकरी किन को मिलती है? अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदों को मिलती है। तो क्रिकेट में इसलिए सब लोग जाना चाहते हैं, बाकी और स्पोर्ट्स में कम जाना चाहते हैं, विच इज़ ग्रेट। और टॉकिंग अबाउट कमर्शलाइजेशन और बाकी की स्पोर्ट्स में जो पैसा मिलना चाहिए, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है, एंड उसमें आपका भी थोड़ा सा रोल है, जो विमेन्स इंडियन टीम है और उसकी जो जीत हुई है। अरे हरमन आपको हमेशा आप वीरू सर करके, यू नो, शी थैंक्स यू एवरी टाइम शी डज दैट, एंड दिस इज, एंड नाउ दे आर गेटिंग एंडोर्समेंट्स, विमेन्स प्रीमियर लीग में भी पैसे ज़्यादा मिलेंगे। सो वो औरत की टीम के, लेडीज टीम के बारे में, बिकॉज मैं हरमनप्रीत कौर से पहली बार जब मिला था शायद 2006-07 में मिला हूँगा। सो मैं अपना एनसीए में रिहैब कर रहा था, तो वहाँ पर वो भी अपनी एक्सरसाइज करने आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे हक किया और बहुत रोई। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो? कह रहा आप मेरे रोल मॉडल हो। मैंने कहा मैं भी सचिन तेंदुलकर भी मेरे रोल मॉडल थे, बट मैं रोया नहीं, मैंने उनसे सीखा, पूछा। तो आप मुझसे पूछो, बातें करो कि आपको बैटिंग में मैं क्या मदद करता हूँ। तो तब से वो मुझसे बातें करती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने उस टाइम में देखा जब वो नई नई इंडियन टीम में आई थी, एंड मैंने उसको तब बोला था, मैंने कहा हम लोग रिस्पेक्ट तभी देते हैं जब हम परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मैं भी जब नया टीम में आया था तो पहले मैच के बाद मुझे किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि 1 रन बना के मैं आउट होकर चला गया। जब मैंने वापस आया, मैंने 100 बनाए, डबल 100 बनाए, ट्रिपल 100, तब मुझे रिस्पेक्ट मिली। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी, जब आप कल को कप्तान बनो तो अगर आप वर्ल्ड कप जीतोगे तो आपको देखना सर आंखों पे उठा के रखेंगे ये जनता। और आज वही हुआ है, जब वो वर्ल्ड कप जीते हैं तो उनको हम सब लोग अपनी आंखों पे बिठा के रखते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। तो शी इज़ वेरी गुड। और टीम एफर्ट था, सेमीफाइनल्स में एक ने सेंचुरी, फाइनल्स में, यू नो, एक के बाद एक। स्पोर्ट्स यही तो सिखाता है, आज तुम हीरो कल तुम जीरो। बिल्कुल सही बात है। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है स्पोर्ट्स खेलते हुए कि भाई आज मेरा दिन है तो मैं अपनी टीम को मैच जिता के लेके जाऊँ। अगर कल मेरा दिन नहीं हुआ तो किसी और का हुआ, तो उसके लिए प्रे भी करते हैं हम कि अरे आज युवराज सिंह का दिन है, या आज सचिन तेंदुलकर का या सौरव गांगुली का, ये रन बनाएं ताकि हम लोग जीतें, और जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो मुझे एक और मौका मिलेगा। तो हमने स्टार्टअप्स की लैंग्वेज में हमने टीम वर्क की बात कर ली, लीडरशिप की बात कर ली, कंपेटिटर से कैसे डील करना है उससे बात कर ली, अपने बॉस को कैसे खुश करना है वो सीख लिया, मेंटरिंग कैसे करनी है वो आपने बता दिया। आपका, यू नो, यू वर अ वेरी, नसफगढ़ से आप आए, वहाँ खेलने की जगह नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं, you've done a lot of work in your village, स्कूल है, स्पोर्ट्स एकेडमी है। Let's talk about something that what do you foresee इंडिया को कहाँ जाना चाहिए? ओलंपिक्स है, आने वाला है शायद 2036 में। Where do you see कि हमको क्या करना चाहिए स्पोर्ट्स ओवरऑल में? आई थिंक मैं नजफगढ़ में रहता था, एक छोटा सा कस्बा होता था नजफगढ़,
फेमस था वहाँ के ना गैंगस्टर्स के लिए, क्योंकि 2 गांव होते थे, एक दिचाऊ एक मित्रा, वहाँ पर गैंग वार होती थी, बड़े 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 बच्चे वहाँ पर गैंगस्टर बने। मैं खुश हूँ कि मैं क्रिकेट की तरफ गया, मैंने क्रिकेट में नाम कमाया, तो उसी नजफगढ़ को मैंने गैंगस्टर से स्पोर्ट्स में तब्दील किया। सुशील कुमार भी नजफगढ़ से आते थे, वो भी वहाँ पर अखाड़े में प्रैक्टिस करते थे, वो भी ओलंपिक मेडल जीते। तो मैंने सहवाग इंटरनेशनल स्कूल खोला भी इसलिए क्योंकि मैं खुद बहुत ट्रैवल करता था। नजफगढ़ से फिरोजा कोटला 40 किलोमीटर, 2 घंटे लगते थे, बस में जाते थे। तो मुझे ये था कि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि बेटा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोलो जहाँ पर बच्चा रह सके, पढ़ सके और खेल सके। तो उसलिए मैंने सहवाग इंटरनेशनल खोला, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही स्पोर्ट्स स्कूल खुलें, या स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जो हम लोग ओलंपिक में मेडल आते हैं वो हर जोन में हो, हर स्टेट में हो, ताकि हमारे बच्चे वहाँ जाकर प्रैक्टिस करें, स्पोर्ट्स सीखें और आने वाले टाइम में ओलंपिक में मेडल्स लेके आएँ। आई थिंक वो एक है जो इनिशिएटिव हम सब लोग ले सकते हैं। सिर्फ सरकार की ड्यूटी नहीं है, एज ए इंडिविजुअल हमारी भी है, एज ए कॉर्पोरेट आप लोगों की भी है, एज ए स्टार्टअप्स या एज ए CSR फंड जिनके पास होता है उनकी भी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें ताकि हम लोग और मेडल ला सके। आई थिंक मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारे हर जोन में 5-6 स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स सीखने को मिले और वो फिर अपना नाम कमा सके। टाई का मंत्र ही टू गिव बैक है, चाहे वो मेंटरिंग से हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से हो, चाहे वो हैंड होल्डिंग से हो। एंड आपने बिल्कुल सही किया कि आपने स्पोर्ट्स ने आपको इतना कुछ दिया, आपने वापस अपने अपने एरिया को स्पोर्ट्स में और सब जगह में बढ़ाया। तो इट्स अ ग्रेट थॉट दैट यू हैव डन। आई थिंक बहुत खुशी की बात है। अब आपकी नई इनिंग्स जो आज चल रही है, कमेंट्री के अलावा रोज पेट भी भरना होता है। या You have started to invest in startups. आपने 4 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, 2 में हमने एक साथ इन्वेस्ट किया है जी। स्टार्टअप्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये जो 10-5 साल में फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स का स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना, ब्रांड एम्बेसडर बनना बिना पैसे लिए, वरना तो फोटो खिंचवाने के भी पैसे लगते थे। बिल्कुल। What has changed that? और आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं ना खेलते वक्त रिस्क लेता था, इन्वेस्ट करते हुए कभी रिस्क नहीं लेता था, क्योंकि वो मेरी हार्ड अर्न मनी है। लेकिन स्टार्टअप ने सिखाया कि आप रिस्क ले सकते हो, और वो रिस्क अगर आपका सही लगता है, जो कि महावीर जी के साथ मैंने 1-2 कंपनीज में लगाया, कि मेरा पैसा ऑलमोस्ट 15-20% हो गया, मतलब 15-20 गुना बढ़ गया। तो वो रिस्क मैंने इनके साथ लिया। ये बताओगे तो आपके और मेरे को कल दिक्कत आ जाएगी। बढ़ रहा है बोलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, सच बोलना भी ज़रूरी है। तो मैंने एक चीज़ सीखी महावीर जी के साथ रहकर कि आप ज़रूर रिस्क ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोगों ने लिया, कि आप सही घोड़े पर दाव लगाइए। अगर आप गलत घोड़े पर दाव लगाओगे तो पैसा डूब भी जाता है। तो इन्होंने मुझे सिखाया कि सही घोड़े कैसे होते हैं। इन्होंने 2 उन घोड़ों से मिलाया जिन पर मैंने पैसा लगाया, और आज मैं खुश हूँ, खुशी खुशी यहाँ आया हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए रिस्क लेना भी ज़रूरी है, जो मैंने अब सीखा इस उम्र में, 47 की उम्र में। वरना मेरा जितना पोर्टफोलियो मेरे वेल्थ मैनेजर संभालते थे, उनको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन थी कि मेरा प्रिंसिपल डूबना नहीं चाहिए, भले ही चाहे मैं 10-12% कमाऊँ। तो लेकिन आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो सही जगह इन्वेस्ट किया होता या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया होता तो मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मैंने महावीर जी से कहा। थैंक यू महावीर जी। नो एंड 2 कंपनी के बारे में हम आपकी बात करेंगे जी। एक तो जो ऑर्गेनिक कंपनी है और एक जो फिनटेक कंपनी है जी। ऑर्गेनिक कंपनी के बारे में। ऑर्गेनिक कंपनी के 2 ब्रदर्स, वो ऑर्गेनिक फूड बनाती है, ऑर्गेनिक घी बनाती है, गुड़ बनाती है, मिलेट्स बनाती है, ऑयल्स बनाती है। तो मैं उनके पुणे में फार्म्स पे गया और मैंने देखा वहाँ पर एक भी पेस्टिसाइड नहीं डलता, और वो ये ठोक से कहते हैं कि हम लोग प्योर ऑर्गेनिक हैं, और उनका माल सप्लाई होता है यूरोप और अमेरिका में, और इंडिया में भी अवेलेबल है, बॉम्बे, पुणे, दिल्ली में भी। अगर आप 2 ब्रदर्स की और वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे घर में सारा सामान ज़्यादातर वहाँ से आता है। वहाँ पर जब मैंने इन्वेस्ट किया था तब उसकी वैल्यूशन 80 करोड़ रुपीज़ थी। आज उन्होंने जब फंड रेज़ किया 600 करोड़ रुपये है। तो सोचिए, जब मैंने 80 करोड़ रुपये लगाया था, आज 600 करोड़ रुपये की वैल्यू, तो मेरा पैसा कितना ग्रो किया। सो दूसरी मेरी इन्वेस्टमेंट थी गेट पे में। वहाँ तो मैंने कुछ बहुत माइनर सा पैसा लगाया था, जो कि आज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड थैंक्स टू महावीर जी कि गेट पे में ये मुझे लेके आए थे कि मैं उनका फेस भी बना, वीडियोस भी बनाए, फोटोज़ भी यूज़ करते हो मेरे। साउंड बॉक्स में भी आपकी आवाज़ आती है? जी, मेरे साउंड बॉक्स में, जो कि हमने अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनी थी कई, कि बहुत सारे साउंड बॉक्स में सिर्फ अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, अब आप सहवाग की भी आवाज़ सुन सकते हो। आई थिंक जब आप अच्छे घोड़े पे पैसा लगाते हो तो आपका पैसा बढ़ता है। नहीं, मेरा मानना ये है, और मैं स्टार्टअप्स को जब मेंटर करता हूँ तो ये बोलता हूँ कि यू शुड हैव जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या ब्रांड एम्बेसडर होता है, वो कम पैसे में आपको बहुत ज़्यादा माइलेज देता है। और अगर आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट है
तो आपको अपनी कंपनी के लिए सही ब्रांड एम्बेसडर और सही इन्वेस्टर चुनना चाहिए। इन्वेस्टर सही क्योंकि उसको समझ होनी चाहिए आपके व्यापार की और वो अगले राउंड में मदद करता है, और ब्रांड एम्बेसडर इन्वेस्टर ऐसा जो कि आपके ब्रांड के साथ सिनर्जाइज करता है। या आपने ऑर्गेनिक की बात करी, आपने ईज और पैसे जल्दी मिलने की बात की, तो इट व्हेन वी थॉट ऑफ यू वी सॉ द सिनर्जी कि भाई ये इस चीज़ के लिए वीरेंद्र सहवाग मशहूर हैं, और उनको इस तो ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो मे बी हु हैव सिनर्जी, जो आपको आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में, आपके व्यक्तित्व में, I think those are the right people who should or can approach you to become or invest or look at you as a brand ambassador. या नो देयर कपल ऑफ पीपल आर कमिंग कि भाई आप उनके पास पैसा नहीं है तो आप हमसे कुछ इक्विटी ले लो एंड विल बिकम और फेस, तो वो साइड भी मैं देख रहा हूँ, बट वही मैंने कहा ना, अगर सही मैच होना भी जरूरी है, सही घोड़ा पकड़ना भी जरूरी है। और एक बात ये है कि you will only invest अगर कोई इन्वेस्टर साथ में वो भी तो रिस्क कम कर देता है Risk ना, कम कि करता अगर किसी इन्वेस्टर ने पैसे डाले हुए हैं तो उसका फर्ज बनता है कि भाई इस कंपनी को और ऊपर ले जाना, आगे ले जाना, तो फिर वो आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रिस्क तो है बट वो कम हो जाता है रिस्क। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बहुत खुशी और मुझे उम्मीद भी है कि आप स्टार्टअप्स में भी और बैटिंग करेंगे और कई चौके छक्के और कई सैकड़ों हजारों रन बनाएंगे। देखिए, इन 2 स्टार्टअप में मैंने उतना पैसा कमा लिया जितना मैंने पूरे आईपीएल में कमाया था तो इसलिए ये अच्छी बात है कि मैं और स्टार्टअप्स में जाऊं, ताकि जो मैंने अपने अर्ली डेज में नहीं कमाया शायद वो स्टार्टअप्स मुझे कमा के दे दे। नहीं बिल्कुल सही बात है। आई एम ग्लैड कि आप आई वाज एबल टू आपको कन्विंस कर सका कि यू हैव टू इन्वेस्ट एंड ट्रस्ट मी, यू हैव टू इन्वेस्ट, एंड आई थिंक दैट वाज ग्रेट। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कन्विंस किया। Thank you so much, and always a pleasure to meet him, talk to him. He's such a grounded person, and very, very, acquainted with the startup ecosystem. Thank you, Mr. Sehwag, for being with us at TAG Global Summit. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, gentlemen. Thank you to Mr. Virendra Sehwag, and thank you to Mr. Mahavir for bringing out his investor personality and introducing us to the various life stories from the pitch. Obviously, we have more people waiting to meet Mr. Sehwag. Thank you, sir. We now move towards the next session. Original thinking and creativity are more important than ever in the age of AI. While artificial intelligence can process data, recognize patterns, and optimize outcomes at unprecedented speed, it is human imagination that gives direction, meaning, and purpose to technology. Creativity enables us to ask better questions, challenge assumptions, and connect ideas across disciplines, things machines cannot do on their own. Which brings us to the topic of algorithms with soul, creativity in the age of AI.